नमस्कार और साथियों, मित्रों, क्या हाल है? कैसे चल रहा है सब? आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है गुहिल वंश की रावल शाखा। हमने दो छोटे छोटे पार्ट पढ़े जिसमें बप्पा रावल को छोड़ दिया जाए तो कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है जहाँ से प्रश्न आने के चांसेस हैं, लेकिन एक पढ़ने के क्रम में उनको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी भी है कि आपको जानकारी की दृष्टि से भी जरूरी है। तो महत्वपूर्ण बप्पा रावल था। रावल तो उसके भी लगता है, बप्पा रावल तो रावल एक उपाधि हो सकती है, लेकिन कालांतर में रावल एक शाखा प्रचलित हुई। रावल शाखा हालांकि एक रावल जगह है, रावल एक कस्बा है, एक जागीरदारी ठिकाना था रावल, वहीं से रावण शाखा का प्रारंभ माना जा सकता है। और इस रावण शाखा को मुख्यतः मूल रूप से प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है उस शासक का नाम है जैत्र सिंह। क्या नाम है साहब? जैत्र सिंह। सुना होगा आपने जैत्र सिंह के बारे में। महत्वपूर्ण शासक था जैत्र सिंह और 1213 से 1253 के मध्य मेवाड़ की सत्ता में रहा। रावण शाखा का मैं मूलतः सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जा सकता है। सब गुहिल हैं, रावण हो, सिसोदिया हो और पहले के हो, मूल सब गुहिल हैं, लेकिन गुहिल की एक शाखा है रावण और जिसका सबसे महत्वपूर्ण शासक है जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह ने 1213 से 1253 के मध्य सत्ता को संभाला और मेवाड़ की स्थिति को मजबूत किया और एक महत्वपूर्ण और एक पराक्रमी शासक के रूप में मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। तो जैत्र सिंह का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा मित्रों? आप एक गौर करना, जब भी कोई शासक मजबूती के साथ सत्ता में रहेगा और उसकी ख्याति तभी अधिक मानी जाएगी जब वो शासक क्या करेगा, अपनी क्षमता जो है वो कहां तक पहुंचाएगा? दिल्ली तक इनकी क्षमताएं रही। दिल्ली एक पावरफुल राजवंश, जो पहला इस्लामिक वंश है जिसे ममलूक या गुलाम वंश कहते हैं। जैत्र सिंह की सत्ता जब यहाँ पर है तो ममलूक और गुलाम वंश की स्थिति दिल्ली में कुछ हद तक मजबूत हो चुकी है और इल्तुतमिश नाम का दूसरा महत्वपूर्ण गुलाम दिल्ली की सत्ता में है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का आक्रमण होता है इस तरफ। किस तरफ? इस तरफ। और इसका मुख्य जो कारण है वो कारण है कि जैत्र सिंह ने पहली बार अपनी राजधानी को क्या बनाया? चित्तौड़ को प्रथम बार राजधानी बनाया। चित्तौड़ को क्या बनाया? चित्तौड़ को प्रथम बार राजधानी बनाया। किसने? जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह का ये कार्य महत्वपूर्ण था कि चित्तौड़ जैसे एक मजबूत दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो सेना निश्चित रूप से इस तरफ बढ़ी और एक युद्ध हुआ। कब? 1227 में। कब हुआ? 1227 में। किसके बीच हुआ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश। किसके बीच? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का नाम क्या था? भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में हुआ। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इस युद्ध का वर्णन हमें मिलता है कौन सी पुस्तक में? एक जय सिंह सूरी लेखक है। लेखक का नाम क्या है? जय सिंह सूरी। और उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या नाम है? हमीर मद मर्दन। क्या नाम है साहब? हमीर मद मर्दन। मद का मतलब ताकत और पराक्रम, मर्दन का मतलब उसे नष्ट कर देना। कि हमीर का मद भंग कर दिया, हमीर के उस पराक्रम को नष्ट कर दिया। किसने? जैत्र सिंह ने। और हमीर, यहाँ पर हमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को। हमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। और हमीर मदमर्दन से इस भूताला के युद्ध का, कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध जो 1227 में लड़ा गया उसमें मदमर्दन कर दिया, यानी इल्तुतमिश को पराजित कर दिया। किसने? इल्तुतमिश को पराजित कर दिया। किसने कर दिया? जैत्र सिंह ने कर दिया। गौर करना। और ये महत्वपूर्ण बात थी कि जब भी कोई राजा या कोई शासक
दिल्ली के किसी सत्ता को, दिल्ली के किसी सत्ताधारी व्यक्ति को, और वो भी उस काल के महत्वपूर्ण पृथ्वीराज जैसे शासक को हरा के सत्ता में आए, उन्हें कोई हरा दे तो उसका पराक्रम निश्चित रूप से बढ़ना था, उनकी प्रतिष्ठा में एक अभूतपूर्व वृद्धि होना निश्चित था, और वो अभूतपूर्व वृद्धि यहाँ देखने को मिलती है। जैत्र सिंह ने ये कार्य किया। इसके अलावा चित्तौड़ के दुर्ग का और मजबूत निर्माण करवाया, और जैत्र सिंह के ही ये इनकी राजनीतिक सफलता है और प्रशासनिक सफलता भी, एक मजबूत शासन बनाने में सफल रहे हैं। इसलिए जैत्र सिंह के काल को दशरथ शर्मा, कौन? दशरथ शर्मा मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का, ध्यान रखना, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहते हैं। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहते हैं। किसको कहते हैं? दशरथ शर्मा के काल को, ठीक है। और दशरथ शर्मा, माफी चाहता हूं, जैत्र सिंह के काल को कहते कौन है? दशरथ शर्मा। किसके? तो ये हमारे एक महत्वपूर्ण शासक हैं। कौन? दशरथ शर्मा। और इनका काल ये भी रहा, इनके समय नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण भी हुआ। किसका? एक और गुलाम वंश का शासन है, नासिरुद्दीन महमूद, इनका भी आक्रमण हुआ। और इन्होंने, जैत्र सिंह ने आहड़ को, ये दिख रहा है आपको उदयपुर में एक जगह थी आहड़, हम कई बार पढ़ रहे, उसको भी चालुक्यों से, पहले इस पे प्रभाव था परमारों का और फिर किसका हो गया? चालुक्यों का। जैत्र सिंह ने आहड़ को चालुक्यों से छुड़वा लिया। तो ये तो जैत्र सिंह के कार्य थे। जैत्र सिंह एक मजबूत और ताकतवर शासक के रूप में यहाँ पर रहे, और जैत्र सिंह ने अपने प्रभाव को कम नहीं होने दिया और मेवाड़ की सत्ता को और मजबूत कर दिया। मेवाड़ की सत्ता में अपना एक विशेष स्थान बनाने में सफल रहे। कौन? जैत्र सिंह। हम आगे पढ़ेंगे, जैत्र सिंह के इस प्रभाव को अलग से देखने का प्रयास करेंगे। माफी चाहता हूं, आइए फिर से आगे जोड़ते हैं। आगे हम जैत्र सिंह के बाद जब सत्ता मजबूत हो गई तो अलग अलग शासकों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण शासक है तेज सिंह। इसके बाद कौन शासक बना? तेज सिंह। कौन बना? तेज सिंह। तेज सिंह जैत्र सिंह के बाद बनने वाला एक महत्वपूर्ण शासक है, जिनका शासनकाल 1253 से 1275 के मध्य रहता है। इनका शासनकाल कितना है? 1253 से 1275। तेज सिंह का शासनकाल 1253 से 1275। तेज सिंह के काल में कुछ कार्य बड़े महत्वपूर्ण हुए। एक, इनके काल में एक लेखक, चित्रकार है, नाम क्या है? कमलचंद्र। क्या नाम है? कमलचंद्र। ताड़पत्र पर, किस पर? ताड़पत्र पर राजस्थान का पहला चित्र बनाया गया। ताड़पत्र पर राजस्थान का पहला चित्र, और चित्र का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। क्या नाम था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्र का नाम था। और ताड़पत्र पर बना पहला चित्र था। ताड़पत्र बना राजस्थान का प्रथम चित्र, पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया? कमलचंद्र के द्वारा बनाया गया। और किसके काल में बनाया गया? तेज सिंह के काल में बनाया गया। तो तेज सिंह एक महत्वपूर्ण कार्य जो परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इन्होंने उमापति वरलब्ध की उपाधि धारण की। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ की उपाधि धारण की। किसने? जैत्र सिंह ने। तो जैत्र सिंह एक मजबूत शासक के रूप में रहे, एक मजबूत सत्ताधारी के रूप में रहे, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ के रूप में। और जैत्र सिंह ने अपनी सत्ता को और मजबूत किया। और इनकी पत्नी जैतल देवी ने, हालांकि कहीं कहीं जैत्र सिंह की पत्नी का नाम मिलता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण एक तथ्य था, इनकी पत्नी जैतल देवी ने
इनकी पत्नी जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ, क्या नाम था, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया किसने? जैतल देवी ने। किनकी पत्नी है? तेज सिंह की। तो ये एक महत्वपूर्ण शासक रहे तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद एक शासक बने और जिनका नाम था समर सिंह। कौन बने? समर सिंह। समर सिंह एक इंपॉर्टेंट शासक है। समर सिंह तेज सिंह के बाद बनने वाले महत्वपूर्ण शासक है। कौन? समर सिंह। समर सिंह, जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह के बाद तेज सिंह ने मेवाड़ की प्रशासनिक स्थिति को वैसे ही संभाले रखा जैसे उनको संभालना चाहिए था, और 1275 से 1301 के मध्य 1275 से 1301 के मध्य समर सिंह ने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। समर सिंह ने अपने आप को और मजबूती के साथ पेश किया, और समर सिंह के काल में मेवाड़ की प्रतिष्ठा और बढ़ गई, और समर सिंह के काल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए इस काल में। लेकिन समर सिंह हमीर देव चौहान, जो हम पढ़ चुके हैं, रणथंबोर से पराजित हुए थे। हमीरदेव चौहान रणथंबोर से इनको पराजय का सामना करना पड़ा, और इन्होंने यहाँ से कर वसूला। हमीरदेव ने समर सिंह से चित्तौड़ से कर वसूल किया था। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने यहाँ से कर वसूल किया, और इन्होंने अमित सूरी के कहने पर, किसके कहने पर? अमित सूरी के कहने पर जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। जीव हत्या पर रोक लगा दी। जीव हत्या पर क्या लगा दी? रोक। किसने? समर सिंह ने। किसके कहने पर? अमित सूरी के। सूरी का मतलब ये लगभग जैन राइटर होते हैं। सूरी। अमीरदेव चौहान रणथंबोर कर वसूल करते थे। बाकी परीक्षा की दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। इनके काल के समय के 8 शिलालेख प्राप्त होते। बहुत सारे शिलालेख हैं समर सिंह के। हम इनको पढ़ेंगे। 8 शिलालेख, महत्वपूर्ण 8 शिलालेख जो पूछे भी जाते रहे। अलग सामोली का शिलालेख है, अन्य भी कई शिलालेख हैं जो इनके समर सिंह के काल में 8 शिलालेख, इन्होंने खूब सारे शिलालेख लिखवाए। और वो हमारे इतिहास को जानने की दृष्टि से पहले, समर सिंह के पहले और समर सिंह के काल के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। 8 शिलालेख इनके काल में मिलते हैं। सर्वाधिक शिलालेख है लगभग इन गोहिल वंश के शासकों में। सर्वाधिक जानकारी हमें कुंभा के काल में मिलती है, सर्वाधिक वहां पर हुआ, लेकिन फिर भी ये। और अब एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, एक महत्वपूर्ण घटना चक्र बनता है, और वो घटना चक्र है पद्मावत प्रकरण। अब गौर करना, क्या हुआ ये 1301 में दिल्ली की मेवाड़ की सत्ता में आया रतन सिंह। कौन बना? रतन सिंह। 1301 से 1303 ये चलो, और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गई थी। 10 वर्ष पहले हो गई थी, लगभग 90 के आसपास जलालुद्दीन खिलजी, और उसकी हत्या करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सत्ता में आया था। और मैं आपको बता रहा था कि इधर रतन सिंह सत्ता में था। एक कहानी प्रचलित हुई, कहते हैं कि एक दिन पद्मावत, इनकी रानी पद्मावती, जो कहते हैं कि शायद ही ऐसा किसी का रूप रहा हो, अति रूपवान रानी थी, जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रूप लावण्य अन्य किसी स्त्री का नहीं था। ऐसे रूप लावण्य वाली स्त्री कौन? पद्मावती। और उसे देखकर उन्हीं के दरबार में रहने वाला एक पुरोहित था, और उस पुरोहित का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। राघव चेतन अपनी जादुई विद्या के द्वारा पद्मावती को परेशान करने लगा, और उस पर कुदृष्टि या गलत दृष्टि रखने लगा। इसकी शिकायत पद्मावती ने रतन सिंह से की, और रतन सिंह ने राघव चेतन को आदेश दे दिया कि आप ब्राह्मण पुरोहित हैं, इसलिए हत्या तो आपकी नहीं कर सकते, ब्रह्म हत्या नहीं हो सकती, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। और देश छोड़कर राघव चेतन चला गया, और उसने क्या किया इसकी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे।
कि एक बहुत प्रसिद्ध रानी है जिनका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। इनके एक तोते का नाम है हीरामन, जो कभी कभी पूछा गया है, हीरामन। ठीक है, इनकी अलग अलग, कभी इनको सिंहल देश की बताते हैं। कहाँ की बताते हैं? सिंहल देश। लेकिन ये सिंहल देश उस समय हो सकता है झालावाड़ बांसवाड़ा का क्षेत्र ही हो। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो सिंहल देश, इसी को कहते होंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं श्रीलंका, लेकिन ठीक है, सिंहल देश। हीरामन तोता जो इनकी विशेषताएं बताता था, और बड़ा ही रियल हीरामन तोता, जो आज भी झालावाड़ के क्षेत्र में ये तोते देखने को मिलते हैं। घाघरोन के आसपास, घाघरोन के दुर्ग में ये तोते देखने को मिलते हैं, जो हूबहू मानव की आवाज का प्रयोग करते हैं। तो ये हीरामन तोता, पद्मावती, सिंहल देश, पुरोहित राघव चेतन, रतन सिंह का दरबार लगा हुआ है, और इसी दरबार से राघव चेतन उठ के चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में इतना भयंकर विस्फोट हुआ होगा, उसे इतना अधिक अपमान महसूस हुआ होगा, वो इतना अधिक अपमानित हुआ होगा, इस बात का अंदाजा रतन सिंह नहीं लगा पाए, और राघव चेतन चला गया दिल्ली के दरबार में। ये था दिल्ली का दरबार। दिल्ली का दरबार लगा हुआ है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने तख्त पर बैठा है। दरबार के अंदर कई दरबारियों द्वारा घोषणा की जाती है कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो वर्तमान अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी प्रत्येक उस वस्तु की चाह रखता है जो विश्व में और भारत में सर्वश्रेष्ठ हो। तभी राघव चेतन बोलता है कि नहीं साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। ये दरबार में पहुंचता है और अलाउद्दीन खिलजी तलवार लेकर इसे मारने का फरमान जारी करता है। उसने कहा मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो तो आप मेरा सर है वो धड़ से अलग कर दीजिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा चलो ठीक है, सुन लेते हैं इनकी बात सुनी गई। राघव चेतन ने कहा कि आपके पास संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं है, और आप इस संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री, जिसकी खूबसूरती और समझदारी दोनों ही अप्रीतम है, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, वो रतन सिंह मेवाड़ के दरबार में है, उनकी पत्नी है, आपकी नहीं। बाकी वो आपकी बेगम बनने के योग्य वो ही है, रतन सिंह की पत्नी बनने योग्य नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा सोचा होगा, कैसे पता लगाया जाए सच बोल रहा है झूठ। कहते हैं कि कुछ गायक कलाकारों का मंडल भेजा गया और कुछ अन्य सोर्स या अन्य स्रोत से इस बात का पता लगा लिया, और वाकई उसको लगा कि वाकई एक खूबसूरत महिला है। आक्रमण और युद्ध के मुख्य कारण ये नहीं रहा होगा। अमीर खुसरो ने उस समय इस बात का वर्णन नहीं किया है, जो उस समय दो महत्वपूर्ण राजस्थान के दुर्गों के बारे में दो पुस्तकों में जानकारी देता है, खजाइन उल फतू और तारीख अलाई। इन दोनों ग्रंथों में उसने इस बात का वर्णन नहीं किया। तो ज़्यादा हो सकता है उनका दरबारी हो तो उनके कोई भी ऐसी बात उसने नहीं लिखी होगी जो उनकी प्रतिष्ठा को घटा रही हो। लेकिन बाद में इस बात का वर्णन हमें मिलता है 1540 में। कब मिलता है? 1540 में। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में 1540 में इस घटनाक्रम का वर्णन मिलता है। और वरना आक्रमण तो मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी का रतन सिंह पे आक्रमण करने का प्रमुख कारण तो क्या रहा होगा? साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति? साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण क्या रहा होगा? गुजरात और मालवा जाने का मार्ग। गुजरात और मालवा, ये गुजरात और ये मालवा जाने का मार्ग, ये दो प्रमुख कारण हर आक्रमण में रहे हैं। लेकिन तत्कालीन जो कारण है वो है पद्मावत प्रकरण। तत्कालिक जो तीसरा कारण है, जो महत्वपूर्ण और या तत्कालिक कारण है, वो है पद्मावत प्रकरण। आक्रमण हुआ, कुछ कहानियां हैं, वो कहानियां कुछ ऐसे है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी धोखे से कैद करके ले जाता है किसको? रतन सिंह को। पद्मावती के दो और रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेनापति और योद्धा, कौन? जिनका नाम आपने बहुत खूब सुना होगा, बादल। और इन दोनों ने रणभूमि में अपनी शूरवीरता दिखाई और अपने रण कौशल का परिचय दिया। कौन कौन? गोरा और बादल, दो प्रसिद्ध सेनापति हैं, गोरा और बादल। इन्होंने स्त्री के टोलों में बैठकर, पद्मावती के कपड़े पहनकर
वहाँ पहुँचे और कहते हैं कि छुड़ा कर लिया है। इससे और क्रोधित हुआ और एक विशाल सेना लेकर बड़ा मेवाड़ की तरफ युद्ध हुआ। कब हुआ ये चित्तौड़ का युद्ध? कब हुआ? 1303 में हुआ। कब? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने साम दाम दंड भेद अनेक युक्तियां निकालकर इस दुर्ग को अंत में विजय हासिल करने में सफल रहा। और पद्मावती ने कहते हैं कि 1600 कहीं 1300 मिलता है, महिलाओं के साथ जौहर किया। क्या किया? जौहर किया। रतन सिंह और गोरा बादल ने क्या किया? केसरिया। और एक साका हुआ, प्रसिद्ध साका हुआ, जिसमें सर्वाधिक स्त्रियों ने जौहर किया। इस साके में सर्वाधिक, ये राजस्थान का 1303 का दूसरा साका माना जाता है। कैसा साका? दूसरा साका माना जाता है। और इस साके में यहाँ पर पद्मावत ने इस अमीर खुसरो यहाँ का प्रमुख आंखों देखा वर्णन तो, लेकिन उनके इसी बातों को लेकर आगे जो कथन लिखे गए वो एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण कि आप या इन नैनन में पलक ढाप तोय लूं, ना देखूं मैं गैर को, ना तोय देखन दूं। ये अमीर खुसरो के कथन बड़े प्रचलित हुए उस काल में, और अलाउद्दीन खिलजी के हर वक्त वो साथ में रहा। चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया गया? अपने पुत्र के नाम पर रख दिया गया, खिजराबाद। क्या रख दिया गया? खिजराबाद। अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद चित्तौड़ का नाम कर दिया गया। और ये मालदेव जालौर के थे, मालदेव मूछाड़ा को चित्तौड़ का दुर्ग सौंप दिया गया। मालदेव मूछाड़ा को चित्तौड़ का दुर्ग सौंप दिया गया, नाम खिजराबाद रख दिया गया। और रतन सिंह ने अपने आन बान शान को बचाने के लिए रणभूमि में वीरगति पाई, और पद्मावती ने इससे अधिक शौर्य दिखाया और अग्नि को वर्ण कर लिया, अग्नि में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की। ये पद्मावती इतिहास में आज भी एक देवी, एक शक्ति और अपने आन बान शान को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्त्री के रूप में, एक महत्वपूर्ण रानी के रूप में प्रचलित है। मेवाड़ के इतिहास की पराकाष्ठा ये है कि चित्तौड़ पे अधिकार हो गया। किनका अधिकार हो गया? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, नाम खिजराबाद हो गया। चित्तौड़ के दुर्ग में कुछ और कार्य भी हुए, लेकिन गुहिल वंश की रावण शाखा रतन सिंह से समाप्त हो गई। आगे क्या होगा? गुहिल कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे संघर्ष करके फिर से सत्ता में आएंगे? इस शानदार कहानी को मैं कुछ ही समय बाद, कुछ ही पल में कल लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।